संविधान में एक विशेष आर्टिकल है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, वो है 312। इसमें बताया कि इन सर्विसेज का गठन कैसे होगा। इसमें राज्यसभा की भूमिका थोड़ी ज्यादा भूमिका है। और जब 312 में बता दिया है कि इनका गठन कैसे होगा, उसके बाद लिखा है सेकंड क्लॉज में, थर्ड क्लॉज में, सेकंड में शायद, कि इस संविधान की शुरुआत के समय से यह माना जाएगा कि दो सेवाओं आईएएस और आईपीएस का गठन इसी रीति से हुआ है। हुआ नहीं उस रीति से, लेकिन लिखा है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इन दो सेवाओं का गठन इसी रीति से संविधान में हुआ है। तो वो सर्विसेज संविधान लागू होने के समय से लागू हो गई थी। बाद में 1960s में आईएफओएस आ गई। और क्यों ऑल इंडिया सर्विस बनती है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझना हो। केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर भी किसी न किसी मात्रा में रहे ताकि देश एक बना रहे। जैसे आईएएस है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, इसका नाम है ऑल इंडिया सर्विस, पर सच क्या है, एक राज्य में जाके फंसोगे, 35 साल नहीं गुजारोगे, उसके बाद नाम है ऑल इंडिया सर्विस। और सेंट्रल सर्विस का नाम है सेंट्रल सर्विस, और पूरे देश में चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाएगी, कभी केरल में होगी, कभी कश्मीर में होगी, कभी असम में हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि मैं सेंट्रल सर्विस में था और झंझक्कर में घूम रहा हूँ। तुम ऑल इंडिया सर्विस में थे, एक राज्य में बैठ के जीवन गुजार रहे हो, ये क्या माजरा है। इसका मतलब है ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है एक ऐसी सर्विस जिसमें भारत सरकार आपको भारत के किसी भी राज्य में भेजेगी, एक कार्डर देगी, कार्डर, स्टेट कार्डर जिसे बोलते हैं ना, उस कार्डर में आप रहेंगे। उस कार्डर से डेपुटेशन में केंद्र में आ सकते हैं, विशेष परिस्थिति में किसी और राज्य में भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उस राज्य में ही जीवन गुजारेंगे। जब तक आप उस राज्य में रहेंगे, सेंट्रल सर्विस में तो हर चीज सेंटर करता है जो यहाँ स्टेट करता है। ऑल इंडिया सर्विस में सिलेक्शन सेंटर करता है, ट्रेनिंग सेंटर करवाता है, कार्डर अलॉटमेंट सेंटर करता है। उसके बाद की स्थितियां चेंज हो जाती है। जब आप अपने कार्डर में हैं तो वेतन कौन देगा, राज्य देगा। ट्रांसफर कौन करेगा, राज्य करेगा। उसमें प्रमोशंस कौन करेगा, वो भी राज्य करेगा। एक्शंस इनिशियल कौन लेगा, राज्य लेगा। लेकिन जब कोई बड़ा एक्शन लेने की बात आएगी तो अंतिम रूप से ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी पे एक्शन केवल केंद्र सरकार ले सकती है, राज्य सरकार नहीं ले सकती है। इसलिए उनका डीएम अगर है तो सीएम डीएम को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देगा, सस्पेंड कर देगा, उसके आगे उसकी हैसियत में है ही नहीं। वो हैसियत केवल डीओपीटी केंद्र सरकार की है, राज्य के पास है ही नहीं। ऐसा किया क्यों है? अच्छा, जब ये लोग केंद्र में काम करेंगे तो वेतन कौन देगा, केंद्र सरकार देगी उस समय। तो इनका वेतन कौन देगा, ये तय होता है कि इस समय वो कहां पोस्टेड है, केंद्र में या राज्य में। ये करने की खास वजह थी ताकि देश एक बना रहे। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में जितने भी जिले हैं, कितने जिले इस समय, 600 के आसपास जिले, एग्जैक्ट नंबर किसी को पता है? गुप्ता जी बताइए। हाँ, 612 के लगभग। क्या होता है लगभग, मैं भूल रहा था। चलो 612 कह रहे तो 612 मानेंगे हम। तो मान लीजिए कि 612 जिले हैं, इसका मतलब 612 एसपी या एसएसपी और 612 डीएम या डीसी या कलेक्टर है हमारे देश में। उस रैंक के लोग तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उस डेजिग्नेशन वाले लोग कितने होंगे? ये जो 1224 लोग है, 1224 लोग, वो एक तरह से देश के हर जिले को संभालने में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है। और ये सारे के सारे इन दो सेवाओं से हैं, आईएएस और आईपीएस। और ध्यान रखना है कि जिले के स्तर से ऊपर के सारे अधिकारी ये आईएएस मिलेंगे, ये आईपीएस मिलेंगे। मतलब मोर देन 90% ऑफिसर्स आपको आईएएस आईपीएस मिलेंगे। इस समय किसी राज्य का पूरा स्ट्रक्चर जिनकी मुट्ठी में है वो कौन है, आईएएस आईपीएस है। और यदि आईएएस आईपीएस पर देश की सरकार का नियंत्रण रहे, राज्य की सरकार का नियंत्रण ना रहे, तो देश की सुरक्षा ज्यादा बेहतर है। और नियम क्या है कि किसी भी स्टेट कार्डर में 2/3 अधिकारी अन्य राज्यों से जाते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। केवल 1/3 अधिकारी इनसाइडर्स होते हैं, जिनको होम कार्डर मिलता है। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि अगर आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु किसी समय नाराज होकर कहता है कि भारत से अलग होना है, और तमिलनाडु एक बड़ा कार्डर है, तो इसका मोटा मोटा मतलब मान के चलिए कि तमिलनाडु में जो आईएएस होंगे उनकी संख्या करीब 300 से 350 के आसपास होगी। कितने आईपीएस भी होंगे, लगभग 700 लोग मान लीजिए। ये 700 अधिकारी जो पूरे राज्य को संभालते हैं, उन 700 में से 2/3 466 ये तमिलनाडु के नहीं है। और क्योंकि ये 466 लोग तमिलनाडु का शासन संभाल रहे हैं, किंतु तमिलनाडु के नहीं है, इसलिए चाहे वहां का सीएम अड़ जाए, चाहे वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अड़ जाए, उसके बाद भी क्या उनके हाथ में है कि वो तमिलनाडु को देश से बाहर कर दे? नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता जो है, शासन जो है, वो ज्यादा मात्रा में उनके हाथ में है, तो उस राज्य के लोग हैं ही नहीं। ये ऑल इंडिया सर्विस के पीछे का तर्क है कि हर राज्य में सबसे ताकतवर पदों पर वो लोग हों जिन्हें केंद्र ने चुनकर भेजा है और अन्य राज्यों से भेजा है, न कि उसी राज्य के लोग हैं। अगर उसी राज्य के होते तो एक खतरा था कि किसी ऐसे आंदोलन में, किसी ऐसे मूवमेंट में वो भी राज्य की जनता के साथ हो जाते, और उस केस में भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता उस राज्य को संभाले कैसे। ये इसके पीछे का आर्गुमेंट है। तो 3 तरह की सेवाएं हैं हर राज्य की अलग अलग, एक केंद्र की सेवाएं और एक ऑल इंडिया सर्विसेज। जो केंद्रीय सेवाएं हैं, इनके लिए एक चलता है सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स।